नदी किनारे मैगी पार्टी करने वाली देवरानी जेठानी। ये कहानी है नीमचपुर के मेहता भवन की, जहाँ यशोदा के परिवार में उसका पति दीन कुमार और उसकी बूढ़ी सास उमा, छोटा बेटा नकुल और छोटी बहू रायमा रहते थे। यशोदा मेहता का बड़ा बेटा अभिषेक अपनी पत्नी मलिका और 5 साल के बेटे के साथ पिछले 6 साल से शिकागो में रह रहा था। विदेश में रहने के कारण अभिषेक अपने छोटे भाई नकुल की शादी में भी नहीं आ पाया था। नकुल की शादी को अब 2 साल बीत गए थे। एक रोज, नकुल, आपका नाश्ता टेबल पर लगा दिया और टिफिन पैक कर दिया है। ओह थैंक्स रमा। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बाय बाय। अरे नाश्ता तो करके जाइए। लेकिन नकुल बिना खाए ही जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये लड़का भी ना तूफान एक्सप्रेस की तरह जल्दी में ही रहता है। चल बहू, अब तू हमारे लिए भी नाश्ता लगा दे, फिर मुझे रमा के यहाँ किसी काम से भी जाना है। जी माँ जी। रायमा जल्दी से अपने सास ससुर को नाश्ता परोसती है, जिसके बाद खुद भी नाश्ता करके घर के सारे काम निपटा लेती है। शाम को नकुल खुशी खुशी घर आता है। माँ मेरी प्यारी माँ। अरे क्या हो गया नकुल, क्यों 8 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है? माँ आप सुनोगी तो आप भी बहुत खुश हो जाओगी। आपको पता है 3 दिन बाद अभिषेक भैया वापस आ रहे हैं शिकागो से। क्या? अभिषेक आ रहा है? कितने साल हो गए उन्हें देखे हुए। मेरा पोता यश भी आएगा, कितने दिनों बाद देखूंगी। छोटी बहू, तू ना उनका कमरा साफ कर देना। और अभिषेक और तेरी जेठानी को ना लाइट रोशनी पसंद है, तो नकुल तू उनके रूम में लाइट शेड की लाइट लगवा देना। डोंट वरी माँ जी, हम सब हैंडल कर लेंगे। रायमा भी अपनी जेठानी को देखने के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि इतने समय तक उसने भी अपनी जेठानी को नहीं देखा था। घर में जोरों शोरों से उनके स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं, लेकिन रायमा थोड़ी घबराई हुई भी थी, क्योंकि उसने अभी तक यही सुना था कि जेठानियां रौब जमाने वाली होती हैं, इसलिए उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी। फिर कुछ दिन बाद, बहू आज तेरे जेठ जेठानी विदेश से आ रहे हैं, सब कुछ चमकता हुआ होना चाहिए, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। जी माँ जी, सब हो गया है। पता नहीं कैसी होंगी जेठानी जी, मैं तो इंडिया में रहने वाली सिंपल सी लड़की हूँ। कुछ देर बाद अभिषेक अपने परिवार के साथ इंडिया अपने घर पहुँचता है। दादी माँ पापा कैसे हैं आप? हाय मेरा बच्चा आ गया, आप माँ के गले से लग जा। मेरा पुत्र कितना कमजोर हो गया है। ओह नो दादी, इसे फिटनेस कहते हैं। वहाँ सब अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं। फिर मलिका अपनी दादी सास और सास ससुर के पाँव छूती है। जीती रहे बहू। अरे मेरा पोता, मेरा जिगर का टुकड़ा, आजा दादी के पास आजा। छोटी बहू देख तो तेरे जेठ जेठानी आ गए हैं, आकर इनके पाँव छू, बड़ों का आशीर्वाद ले। रायमा नजरें झुकाए रसोई से आती है और पहले अपने जेठ के और फिर अपनी जेठानी के पाँव छूती है। प्रणाम जेठ जी, प्रणाम जेठानी जी। मलिका उसे गौर से देखती है तो मुस्कुरा कर बोलती है, अरे रायमा, ये तू है ना? हम तो साथ में स्कूल में पढ़ते थे, तू मेरी रिमू है ना? रायमा नजर कर ऊपर की ओर देखती है तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। ओ तेरी की मलिका, तू मेरी मल्लू, कैसी है तू मेरी जान? आजा जप्पी पाले। दोनों स्कूल टाइम की सहेलियां इतने साल बाद मिलते ही एक दूसरे के गले लग जाती हैं। ये सब देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। मैं इतनी खुश हूँ नरीमू की क्या बताऊं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी सहेली मेरी देवरानी बन जाएगी। मैंने कौन सा सोचा था मल्लू यार। पता है सुबह से मेरे दिल का मीटर 100 की रफ्तार से भाग रहा था, यही सोचकर कि न जाने कौन सी खड़ूस जेठानी होगी मेरी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी मल्लू ही मेरी जेठानी निकलेगी। तभी वहाँ खड़ी उनकी बूढ़ी दादी सास कहती है, ये क्या मल्लू और रीमू लगा रखा है तुम दोनों ने? भूलो मत, ये तुम्हारी जेठानी है और तुम इसकी देवरानी। अरे दादी माँ, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, 5वीं क्लास से। वो स्कूल के बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया और हम दूसरे शहर चले गए। उस दिन के बाद हम दोनों सहेलियां आज मिली हैं। और आपको पता है दादी माँ, मल्लू और मैं हमेशा एक साथ एक ही स्कूल बेंच पर बैठते थे और एक दूसरे का टिफिन भी खाते थे, है ना मल्लू? अरे वो तब की बात थी जब तुम छोटी थी। बिल्कुल सही कहा माँ जी। अब से रायमा तुम अपनी जेठानी को जेठानी जी और मलिका तुम उसे देवरानी कहकर ही बुलाओगी। अरे ये तो अभी घर की बात है, कल को तुम रिश्तेदारों के सामने भी ऐसे ही बिहेव करने लगी तो तुम दोनों तो हमारी नाक कटवा दोगी। ये सुनकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। मलिका बहू, जाओ तुम सब फ्रेश हो जाओ, और रायमा तुम अपने जेठ जेठानी के लिए खाना गर्म करके तैयार रखो। कुछ देर बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर शाम के समय, रायमा ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट्स, जो मैं शिकागो से खास तेरे लिए लाई थी। ओह मतलब अपनी देवरानी के लिए लाई थी। थैंक यू मल्लू, तू ना बड़ी प्यारी है, जैसे स्कूल टाइम पर हुआ करती थी। तभी नकुल भी कमरे में आ जाता है।
फिर ऐसे ही एक रोज घर में कुछ पड़ोसने बैठी होती हैं। तभी मलिका और रायमा ओपन किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी मलिका रायमा से, रीमू यार ये पूरी तो ना तू ही तल ले, मुझे तो नहीं आती है तलने। मल्लू तू भी ना इतनी बड़ी हो गई लेकिन आज तक पूरी बनानी नहीं आई, हट परे मैं सेक लेती हूँ, पता चले कहीं अपने हाथ गरम तेल से जला ले। उन दोनों की ये बातें आस पड़ोस की औरतें सुन लेती हैं। हाय देखो तो कैसे ही अपनी जेठानी से बात कर रही है, तू तड़ाक से ऊपर से नाम भी ले रही है। उनकी ये बातें दोनों सहेलियां सुन लेती हैं। आंटी जी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मेरी बचपन की सहेली है, तो ऐसे बात कर भी लेगी तो क्या ही हो गया। और वैसे भी मेरा मानना ये है आंटी जी कि रिश्ते निभाने के लिए दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि मुंह में बनावटीपन। मलिका उन दोनों का मुंह बंद कर देती है। साथ ही कई बार अपनी सास को भी ये बात समझाती, लेकिन वो सब उनकी दोस्ती को समझने को तैयार ही नहीं थे। छोटी बहू, अपनी जेठानी को तू कैसे ऑर्डर कर सकती है चाय के लिए, जानती है ना रिश्ते में तुझसे बड़ी है वो, अब तेरी सहेली नहीं है। लेकिन माँ जी मेरे सर में दर्द था इसलिए बोल दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये सुनकर सास रायमा को खूब बड़े बड़े लेक्चर देकर चली जाती है। यार तू छोड़ ना इन सबको, इन लोगों का तो यही चलता रहता है, ये लोग हमारी बात नहीं सुनने वाले कभी, तो फिर हम इनकी बातों की परवाह क्यों करें। बिल्कुल सही कहा। अच्छा तुझे याद है हमारे स्कूल के पीछे एक नदी बहती थी और अक्सर हम दोनों वहाँ उसके पास बैठकर कितना एंजॉय करते थे। हाँ तो चल फिर से वही दिन जीते हैं, क्या बोलती है। अरे नेकी और पूछ पूछ। उस दिन मौसम बड़ा सुहावना था और दोनों सहेलियां नदी किनारे अपने पुराने दिन जीने पहुंच जाती हैं और काफी देर तक वहां बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं। फिर रायमा बैग से मैगी के पैकेट निकालती है। ओह माय गॉड मैगी। हाँ माँ जी ने जब राशन मंगवाया था ना तो बच्चों के लिए बहुत सारे मैगी के पैकेट भी मंगवाए थे, बस उसी में से उठाकर ले आई। वाह तो फिर देर किस बात की, चल आज नदी किनारे बैठकर मैगी के मजे लेते हैं। अब दोनों सहेलियां वही नदी किनारे मैगी बनाती हैं और बड़े मजे से खाती हैं। साथ ही दोनों गाना भी गाती हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ओ सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और इस तरह दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। कभी कभी जीवन ऐसे रिश्ते जोड़ता है जो दिल से पहले ही जुड़े होते हैं, और जब दोस्ती रिश्ते में बदलती है तो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। रणजीत आखिर कब तक हम इस मकान में सड़ते रहेंगे। हर बार तुम यही कहते हो अब लेंगे नया मकान, तब लेंगे नया मकान। तुम जानते नहीं हो अंजलि, शहर के बीचों बीच मकान है अपना, और ऐसी प्रॉपर्टी मिलना बड़ी बात है। और बस थोड़ा पुराना ही तो हुआ है, यहाँ हर सुख सुविधा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं जंगल के बीचों बीच नया मकान बना देता हूँ। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो हमें पड़ता है ना, जो सारा दिन इस छोटे से मकान और तंग गलियों में दम घोट घोट कर जीते हैं। और क्या फायदा ऐसी सुख सुविधा का जहाँ हमारा दम घुटता हो। अपनी पत्नी के कहने पर रंजीत प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है, जो उन्हें नदी के उस पार एक प्लॉट दिखाता है। अरे ये नाज पीटा डीलर कहाँ ले आया हमें, अब क्या नदी में चप्पू चलाकर उसूर जाएंगे हम। अरे ऐसी लोकेशन ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती, होटल वाले जल्दी से लपक लेते हैं। अरे इतनी खुली जगह पर सांस लेने में भी कितना अच्छा लगेगा आपको, रिश्तेदारों में खूब नाम हो जाएगा आपका। देखो ना रंजीत, घर के आगे नदी बह रही है, जब 2 मंजिला मकान बनाएंगे ना तो सबके यहाँ पर्सनल कमरे होंगे, और जब बालकनी में खड़े होंगे ना तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। हाँ भाई साहब, अब मत सोचिए और ले डालिए। अब डीलर और पत्नी के कहने पर रंजीत अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर वो प्लॉट ले लेता है और शहर के बीचों बीच बने अपने घर को किराए पर दे देता है। फिर कुछ महीनों बाद, अरे आप तो ऑफिस जा रहे थे, वापस क्यों आ गए। अरे बोट पर लोगों की भीड़ हुई पड़ी है, बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो अब दूसरे रास्ते से चले जाओ। तब तो मैं आधे दिन के बाद ऑफिस पहुंचूंगा, अब आज रहने देता हूँ, छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, और कल सुबह टाइम से उठ जाना तो शायद आपका बोट में नंबर आ जाए। अब दिन में जाकर आप सब्जी ले आइएगा। रंजीत कुछ घंटे बाद बोट में बैठकर सब्जी लेने चला जाता है और कुछ देर बाद ढेर सारी सब्जियां लेकर घर लौटता है। अरे इतनी सारी सब्जियां, नदी के पास सब्जी मंडी का व्यापार खोलने का इरादा है क्या आपका। अरे मेरी माँ रोज कुश्ती लड़कर नाव में बैठकर बाजार से सब्जियां लाना मेरे बस की बात नहीं है। 2 हफ्ते की सब्जियां एक साथ ले आया हूँ, अब 15 दिन तक बिल्कुल सब्जी लाने के लिए नहीं कहना। फिर 2 दिन बाद, हाय रे मर गई, आग लगे इस नदी को। क्या हुआ माँ जी। अरे क्या हुआ क्या, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी इसलिए घर से टहलने निकली थी, तो पूरी गली में नदी का पानी भरा हुआ था।
हाय लगता है मेरी हड्डी चटक गई, हाय रे मर गई रे मर गई। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुला, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन माँ जी यहाँ कौन सा डॉक्टर आएगा, इसके लिए तो हमें नदी पार करके जाना होगा। ऐसी जगह लाकर बसाया है तुम कमबख्त होने की यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। आप अंदर चलिए, मैं आपकी मालिश करके गर्म पट्टी बांध देती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। ये सब जो भी हुआ है ना, सब तेरे कारण ही हुआ है। ना तो तू उस घर में सीलन की बदबू की शिकायत करती, ना तू घर छोटाए की रट लगाए रखती। माँ जी अब सारा इल्जाम मुझ अकेली पर ही क्यों डाल देती हैं? ये घर लेने का अकेला फैसला मेरा तो नहीं था ना। देख तू अब मेरा दिमाग खराब मत कर और मेरे बेटे को फोन कर, अब वही ले जाएगा मुझे। रणजीत जल्दी से घर आकर अपनी माँ को जैसे तैसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और नदी का पानी अब और भी बढ़ जाता है। अरे बेटा, ये नदी का पानी बाहर आ गया है, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। माँ बरसात में तो शहरों के गड्ढे भी पानी से भर जाते हैं और फिर ये तो नदी का किनारा है, तो कुछ दिन तो कीचड़ रहेगी ही। अब घर के बाहर कीचड़ होने से वो लोग बाहर भी नहीं निकल पाते। फिर कुछ दिन बाद उनकी बेटी रूही कमरे में खेल रही होती है कि तभी नदी किनारे से एक सांप उनकी खिड़की से होता हुआ घर में घुस आता है, जिसे देख रूही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आ मम्मी मम्मी सांप सांप। वो सभी दौड़कर उस कमरे में आते हैं। रणविजय जैसे तैसे उस सांप को बाहर फेंकता है। हाय मेरी बच्ची, ये ना जाने कहाँ आकर फंस गए हम। तभी बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं और बाहर नदी किनारे की मिट्टी उनके घर के अंदर आने लगती है। हे राम, ये कहाँ आकर फंस गए हम? हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं न की जी? अरे तो घबरा क्यों रही हो? हमने शहर वाला मकान बेचा थोड़ी ना, किराए पर ही दिया। इसको बेचकर वापस वहीं चले जाएंगे। 3 दिन बाद अचानक नदी का पानी काफी बढ़ जाता है। खबर में दिखाया जाता है कि पड़ोसी राज्य ने बांध का पानी छोड़ा है और निचले इलाकों और नदी किनारे बसे घरों का बाढ़ में डूबने का घर है। फिर उनके घर एक नोटिस आता है। क्या लिखा है इसमें? माँ इसमें लिखा है कि हमें जल्दी से घर खाली करना होगा और अगर ये घर खाली नहीं किया तो पड़ोसी राज्य से छोड़े गए इस पानी से बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा और घर तक डूबने का भी डर है। और अगर ये घर डूब गया और किसी की जान चली गई तो इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? इतने पैसे लगाए हैं इसे बनाने में। माँ भी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जान रहेगी तो ही रह पाएंगे ना इस घर में। चलो हम सब अपने शहर वाले घर में ही वापस चलते हैं। हमारा राज नहीं चल रहा मैडम, पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर साल भर से पहले घर खाली करवाया ना किराएदारों से तो 1 साल का किराया हमें उनको देना पड़ेगा। अब जब तक टाइम पूरा नहीं होता हमें किराए पर ही कहीं और रहना होगा। अब वो किराए के घर में चले जाते हैं जहाँ हर वक्त मकान मालिक की कुड़कुड़बाजी रहती है। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर कुछ महीने बिताते हैं। फिर साल पूरा होते ही अपने शहर वाले घर में वापस लौट आते हैं। माँ जी, हमें अपना घर किराएदारों से वापस तो मिल गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने इसकी कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब कर दी? अब तो कितनी स्मेल और घुटन हो रही है ना यहाँ। चुप कर तू, एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो। अब जो है जैसा है हम यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है अब और यही मेरा आखिरी फैसला है। अपने पति के आगे अब अंजलि भी कुछ नहीं कह पाती और खुशी खुशी अब वहीं रहने लगती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।